नमस्कार। स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। कोरोना महामारी से जूझते हुए कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को गंवाया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनमें बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया। ऐसे में ऐसे बच्चों की देखरेख और उनकी आर्थिक सहायता को लेकर बड़ी चिंता का विषय सामने आया है। इसी को देखते हुए सरकार ने अब सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के जरिए अडॉप्शन की पूरी गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार ने सभी राज्यों से संपर्क करके कोविड की वजह से अपने माँ बाप को खोने वाले बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत संरक्षण देना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों से अपील की है कि वो बाल कल्याण समितियों को जरूरतमंद बच्चों के बारे में लगातार पता करते रहने के काम में लगाएं। माता पिता दोनों को खोने वाले किसी भी बच्चे की जानकारी चाइल्ड लाइन 1098 यानी 1098 के साथ साझा की जा सकती है। जो लोग अनाथ बच्चों को गोद लेना चाहते हैं वो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी से संपर्क कर सकते हैं। देश देशांतर में आज हम कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों की समस्या की गंभीरता और उन्हें पारिवारिक माहौल दिए जाने के लिए गोद लेने की जरूरत और इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आज हम बात करेंगे। जानेंगे क्या दिशा निर्देश हैं जो इस बारे में जारी किए गए हैं। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हैं प्रियांक कानूनगो, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। साथ ही मेरे साथ है दीपक कुमार, फॉर्मर सीईओ सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ देश देशांतर में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रियांक सर, पहले आपसे समझूंगी, ये जो कोविड महामारी के दौरान बच्चों के अनाथ होने की समस्या है वो कितने गंभीर तौर पर हमारे सामने आई है? देखिए, इस समस्या को समझने के लिए आपको ये भी देखना होगा कि कोविड महामारी सुनामी या भूकंप के तरीके की आपदा नहीं है। हमने देखा पहले कि सुनामी के समय या भूकंप के समय पूरा गांव, पूरा शहर, सब कुछ तबाह होता है और बच्चे परिवार के साथ अपना घर भी खोते। यहाँ पे स्थितियां थोड़ी सी भिन्न है। पहली बात तो ये कि ये पूरे देश में स्प्रेड है, इसमें सभी तरफ से खबरें इस तरीके की आ रही। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे अपने माता पिता को खो रहे हैं उनके उसके बाद भी बहुत सारे अधिकार हैं जो परिवार के साथ उनको मिलते हैं। संपत्ति का अधिकार है, इन्हीं के माता पिता अगर नौकरी में होते हैं तो उनके कंपनसेशंस होते हैं, उनके इंश्योरेंस की रकम होती है। कोई अगर खेती पे निर्भर लोग होते हैं तो खेती की जमीनें होती हैं, मकान होते हैं, दुकान होती है, अलग अलग। बिल्कुल गरीब तबके के परिवारों को भी कहीं कोई मुआवजा मिलना होता है, तो कई प्रकार की आर्थिक सुरक्षा भी उनके साथ संपत्ति की अधिकार के साथ भी जुड़ी हुई होती है। इसलिए आवश्यक है यहाँ पे हर बच्चे का एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनना, क्योंकि हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग है, हर बच्चे के लिए समाधान अलग करना पड़ेगा। मान लीजिए 15, 16, 14 साल के जो बच्चे हैं, उनके भाई बहन भी हैं 12, 13 साल के, एडॉप्शन में दिया जाना मुश्किल होता है इस एज में बच्चों को। सिबलिंग्स को अलग नहीं किया जा सकता। बच्चे पौधों को भी आप एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह तत्काल नहीं लगा सकते। उनको एक लॉन्ग टर्म केयर की जरूरत होती है और ऐसे में परिवार एक सहारा होता है। हम परिवार के सोशल सिक्योरिटी कवर को खारिज नहीं कर सकते। इसलिए ये जरूरी है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बच्चे के पास मौजूदा जो भी साइको सोशल मदद देने के संसाधन है, चाहे वो परिवार है, रिश्तेदार है, दोस्त है, सभी को एक्सप्लोर करके सभी की मदद से बच्चे को ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए और उसकी वेलबींग इंश्योर करने के लिए केयर प्लान बनाए और उस पर काम हो। तो ये यहाँ पे बहुत आवश्यक है। बहुत बड़ी तादाद में इंस्टीट्यूशनल केयर के जो पैरोकार हैं, जो ये चाहते हैं कि बच्चों को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के अंदर रखा जाए, वो इस तरीके की बातों को स्प्रेड करने में बहुत अग्रणी रहे हैं। मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी लोगों से कि बच्चों के लिए जो सबसे बेहतरीन जगह होती है वो घर होता है और परिवार के साथ उसको अगर केयर मिल रही है तो सरकार का काम केवल मदद देने का है।
व्यवस्था पे नियंत्रण परिवार का अगर है तो वो सबसे अच्छी स्थिति है। सरकार का काम केवल मदद देने का है, एनजीओस का काम सरकार को विषय पहुंचाने का है, मदद पहुंचाने के लिए हाथ बढ़ाने का है, लेकिन व्यवस्थाओं को नियंत्रण में लेने का नहीं। व्यवस्थाओं का नियंत्रण परिवार के हाथ में रहे, बाकी पूरा मैकेनिज्म उसमें मदद करे। यही एक आइडियल सिचुएशन है, हमको उसी तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इस पर हम आगे और बात करेंगे और जो गाइडलाइंस है उन पर भी बात होगी। इससे पहले मैं थोड़ा-सा दीपक सर समझना चाहूँगी कि इस दौरान किस-किस तरह की समस्याएँ देखने को मिली? क्योंकि ये वो टाइम है जब आम आदमी भी बढ़-चढ़ कर अपनी संवेदनाएँ ज़ाहिर कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि वो जिस भी तरह से हो सके वो मदद करे। इस दौरान हमने देखा कि सोशल मीडिया पर ऐसे बच्चों की तस्वीरें भी साझा हुईं और मदद के लिए कहा गया। तो किस तरह की प्रैक्टिकली किस तरह की समस्या और किस तरह की चिंताएँ भी इसके साथ सामने आई हैं? देखिए, काफ़ी विस्तार में प्रियांक जी ने बताया कि एक्चुअल चिल्ड्रन का रिहैबिलिटेशन और केयर का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो क्या है। वो हमेशा फैमिली केयर की फंडामेंटल प्रिंसिपल है और इंस्टीट्यूशनल केयर जो है वो हमेशा इंटरिम सोल्यूशन होता है और कोई भी चीज़ जल्दबाजी में, जैसा कि प्रियांक जी ने बताया, नहीं किया जा सकता है। उसके लिए पहले सोशल इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अनिवार्य है। तो ये जो हम सोशल मीडिया पे जो हम मैसेजेस देखते हैं वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत है। वो बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाने की ज़्यादा क्षमता रखती है। अगर इनके डिटेल्स अगर सोशल मीडिया पे शेयर होते हैं तो ये हो सकता है सही जगह ना पहुंच के ट्रैफिकिंग या किसी और चक्कर में फंस जाएं। तो इसलिए सबसे पहले निवेदन करूंगा कि एक्सूबरेंस में आके या ज़्यादा मदद इमीडिएट तौर पे पहुंचाने की चिंता को मद्देनजर रखते हुए लोग जो ये शेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उससे परहेज करें। और मेरे हिसाब से जब भी इस तरह की कुछ घटना किसी के सामने आता है तो हमारा पहला काम है कि सही जगह इन्फॉर्मेशन देना। जैसे कि 1098 आपने शुरू बताया, चाइल्ड लाइन का नंबर है ये। वो 600 से तकरीबन ज़िलों में उनकी फुटप्रिंट्स हैं। उनको बताने से बाकी सारा चीज़ जो इंस्टीट्यूशनल केयर इंटरिम केयर और बाद में लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन का जो प्लान है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा, वो सारा कुछ निर्धारित किया जा सकता है अगर लोग चाइल्ड लाइन को बताएं। तो ये ज़रूरी है कि हमें अगर इस तरह का कुछ चीज़ हमारे नज़र में आता है तो हम सही दिशा में लॉ के अनुसार हम इसके आगे बढ़ें। और बहुत ही रोबस्ट लॉ है, रेगुलेशन है हमारे यहाँ, जिसमें हम उन्हीं बच्चों को एडॉप्शन पे प्लेस करते हैं जो फैमिली केयर जिनके पास नहीं है। अदरवाइज तो एक्सटेंडेड फैमिलीज होता ही है, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, अंकल आंट्स होंगे, अपने एल्डर सिबलिंग होंगे, तो वो उनको मदद उनके द्वारा पहुंचाया जा सकता है। अगर अनिवार्य हो तभी एडॉप्शन के लिए हम रुख करते हैं और उसमें भी जो फैमिली एडॉप्शन में लेना चाहती है उसकी पूरी जांच पड़ताल होती है ना, उसको सोशल साइकोलॉजिकल हर चीज़ टेस्ट की जाती है और उसके बाद ही बच्चों को उनके साथ इंटीग्रेट किया जाता है और फॉलो भी होता है। तो ये जो है, ये पहलू जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये पैंडेमिक आया है, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को इफेक्ट किया है और हम जानते हैं कि सरकार सक्षम है, हम इसको हैंडल कर पाएंगे। बिल्कुल। प्रियांक सर, जो गाइडलाइंस फिलहाल जारी की गई है, मैं चाहूंगी आप उनके बारे में थोड़ा जानकारी दें कि ये गाइडलाइंस इस समय जारी करना क्यों जरूरी था और इसमें बड़ी बातें जो हैं वो क्या है? देखिए, कमीशन ने, सरकार ने, सभी ने एडवाइजरीज इशू की हैं। देश के सभी पुलिस थानों में चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होते हैं। 26,000 चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर हैं पुलिस थाने और चौकियों में। हमने एडवाइजरी के थ्रू सभी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपीज के थ्रू हर थाने के चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर को अलर्ट किया है कि ऐसी कोई भी सूचना आए तो बच्चे को तत्काल सीडब्ल्यूसी के सामने प्रोड्यूस किया जाए। इसी प्रकार देश में सभी जिलों में 700 से अधिक चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज कार्यरत हैं। हमने चीफ सेक्रेटरीज के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स को, सभी चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज को, सभी चाइल्ड लाइन्स को अलर्ट किया हुआ है कि कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो बच्चे को तत्काल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाए। देखिए, एडॉप्शन केवल उस बच्चे का होगा, जैसा दीपक जी ने भी बताया, जिसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन डिक्लेयर करेगी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी
5 लोगों की समिति होती है जिसको बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट की तरह एम्पावर किया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ने। वो उस पर्टिकुलर जिले के लोग होते हैं, जो जिले के रिनाउंड सोशल वर्कर होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, बच्चों के बीच में काम करने वाले लोग होते हैं, वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि वो बच्चों को और उस जिले की परिस्थितियों को समझते हैं। तो वहाँ बच्चों के बारे में जो भी निर्णय लेना है उस कमेटी की विजडम पे भरोसा लोग करें, इसलिए हमने एडवाइजरी इशू की है। हमने इन सभी जो पूरा का पूरा जुवेनाइल जस्टिस मैकेनिज्म है इसको अलर्ट किया हुआ है कि कोई भी बच्चा छूट ना जाए। हर बच्चे की इंफॉर्मेशन मैंडेटरी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तक जरूर जाए। इसके अलावा हमारे यहाँ जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें हर पंचायत में एक वुमेन इन चाइल्ड कमेटी है, हर ब्लॉक पे है, हर डिस्ट्रिक्ट पे है, गाँव में विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटीज हैं। तो इन सब को भी ये सब एग्जिस्टिंग है, मौजूद हैं, लेकिन इनको अलर्ट करना, इनको सेंसिटाइज करने का काम अभी कमीशन ने किया है, राज्य सरकारों ने किया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया है कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों का पूरा पूरा निर्वहन कर सकें। ठीक है। दीपक सर, आप लोगों ने जो मोटे तौर पर बातें बताई हैं उनसे अलग मन में जो सवाल आते हैं वो यही है कि मान लीजिए किसी की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही परिवार में और उन्होंने अपने माता पिता को खोया, और परिवार का जो दूसरा सदस्य है वो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, उठाने के लिए उस तरह से राजी नहीं है, वो गोद नहीं लेना चाहता। तो ऐसी स्थिति में और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और क्या जो बाहरी लोग हैं वो अगर गोद लेना चाहें तो उन्हें क्या मोटे मोटे तौर पर चीजें हैं जो ध्यान में रखनी होंगी इस पूरी प्रक्रिया में, और कितना समय लग सकता है? बाकी जो बारीकियां मैं चाहूंगी उन पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। अच्छा, ये बेसिकली आपने जो प्रश्न पूछा ये एडॉप्शन की प्रक्रिया के बारे में आपने पूछा है जी। नाउ जैसे कि शुरू में हमने देखा एडॉप्शन भारतवर्ष में 2 ही लॉ या एक्ट है, एक तो हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है और दूसरा जो है ये जुवेनाइल जस्टिस केयर और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है 2015 का। और ये जो 2015 की जेजे एक्ट है ये डील करती हैं ऐसे बच्चों की जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। अब ऐसे बच्चे जो हैं वो बेसिकली एडॉप्शन में 3 तरह से जा सकते हैं। एक तो जो ऑर्फन हो गए, जिसके माता पिता की देहांत हो गया है और फैमिली भी कोई उनका रख रखाव या इमीडिएट कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है जो देख रेख कर सकते हैं, तो ये ऑर्फन कैटेगरी में अनाथ बच्चे हो गए। दूसरा है अबैंडन्ड बच्चे। अब मान लीजिए माता पिता का पता ही नहीं चला, बच्चे किसी तरह से हॉस्पिटल में या कहीं पाए जा रहे हैं, हो सकता है इस कारण से उनकी मौत हुई हो या नहीं पता है क्लियर, तो उनको अबैंडन माना जाता है। तो उसकी भी सोशल इन्वेस्टिगेशन होता है, पता लगाती है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड के प्रोटेक्शन यूनिट कि क्या इसका कोई अभिभावक है जिंदा, कहीं ये गुम तो नहीं गया है, तो उसका भी एक प्रोसेस है पता करने का। और तीसरा है सरेंडर्ड। सरेंडर्ड वो होता है जिसमें अगर फैमिली मेंबर्स खुद माता पिता भी त्याग सकते हैं बच्चे को अगर उसकी देख रेख नहीं कर सकते हैं, या अगर इमीडिएट ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो भी हैं उनको लगता है कि वो सक्षम नहीं है, वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जाके बच्चे को सरेंडर कर सकते हैं। जब ये सरेंडर की प्रक्रिया में भी रिकंसिडरेशन का भी 1 महीने का विंडो दिया जाता है, उसके बाद ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है बच्चे को लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन डिक्लेयर करती है। तो तीनों परिस्थितियों में जांच पड़ताल करने के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी 1 से तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर में अपनी रिपोर्ट पेश करती है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट भी जो जिले स्तर में होती है, और इसके बेसिस पे चाइल्ड कमेटी डिसीजन लेती है इस बच्चे को लीगली फ्री करना है या नहीं अडॉप्शन के लिए। अगर वो लीगली फ्री हो जाता है तो उसकी पूरी जो रिपोर्ट है वो कारा के वेब पोर्टल पे अपलोड हो जाती है और वो बच्चा एडॉप्शन के लिए पूल में आ जाता है। अब दूसरे तौर पे कारा में करीब आज के डेट में 20 से 25 हज़ार ऐसे पेरेंट्स हैं जो एडॉप्शन के लिए रजिस्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो अवेलेबल ऑलरेडी है जो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। हाँ। तो जैसे ये बच्चे लीगली फ्री होंगे इनका रेफरल जाता है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पेरेंट्स के पास और वो बच्चे को अडॉप्ट करके घर ले जा सकते हैं और बाकी कोर्ट से ऑर्डर एडॉप्शन ऑर्डर आ जाती है और लीगल तौर पे बच्चा उन माता पिता या फैमिली के साथ जुड़ जाता है। और उसके बाद 2 साल की फॉलोअप भी होता है कि इंटीग्रेशन हुआ है या नहीं, बच्चे ठीक से रह रहा है कि नहीं, ये भी देखी जाती है। वो भी वहाँ का जो NGO होता है जो माता पिता के पास रिहेबिलिटेशन या बच्चे को प्लेसमेंट में मदद करता है वही उसका फॉलोअप भी करती है। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है।
बिल्कुल, ठीक है। और प्रियांक सर, जैसे आपने कहा कि तमाम और हम आपदाओं या फिर दुर्भाग्यवश कोई घटना है, उससे अलग हम स्थिति को थोड़ा कर देख रहे हैं जो कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न हुई है। इस बीच आपको क्या लगता है, ज़मीन पर अगर हम बात करें, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी-अभी आप मानते हैं कि बड़े लूप होल्स हैं हमारे समाज में या फिर व्यवस्था में, जिन पर काम करने की ज़रूरत है, या उस पर सामान्य तौर पर लोगों को भी, या अलग-अलग स्तर पर जो प्रयास हैं उन्हें और बढ़ाए जाने की अभी ज़रूरत नज़र आ रही है? देखिए, 2 तरीके की चीज़ें हैं। एक विषय ये है कि आम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए? जो बिल्कुल। मदद पहुँचाना चाहते हैं उनको, सबसे पहले जिनके पास भी ऐसे बच्चों की जानकारी हो उसको 10-9-8 पर स्थानीय पुलिस को, राज्य बाल आयोग को, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, कोई नहीं मिलता अपने ज़िले के डीएम को बताएँ। हुँ, और हुँ। अगर कहीं कोई सूचना देने का साधन उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो सीधे कमीशन में मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी मैं एक बार बता देता हूँ, cp.ncpcr@nic.in, सीधे शिकायत करें। दूसरा विषय है कि जो लोग मदद पहुँचाना चाहते हैं, वो क्या करें? हुँ, हुँ। अपने जिले के जिला कलेक्टर के पास आप सूचना दीजिए कि आप आर्थिक मदद करना चाहते हैं ऐसे बच्चों की, और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के माध्यम से मदद पहुँचाइए। मेरी ठीक है। सभी राज्य सरकारों से भी ये अपील है कि स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड के अकाउंट नंबर सार्वजनिक करें, जिससे कि लोग वहाँ पे आर्थिक मदद पहुँचा सकें। ये सब सरकार के माध्यम से और सरकार की निगरानी में ही होना चाहिए। हुँ, हुँ। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट के मैकेनिज्म में, सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनसे हाँ। मेरा ये आग्रह है कि इंस्टीट्यूशनल केयर में बच्चों को धकेलने का काम बिल्कुल ना करें। हुँ। ये भी बहुत देखने में आ रहा है कि ज़बरदस्ती इस तरीके का हाइप क्रिएट करके बच्चों को इंस्टीट्यूशनल केयर में धकेलने का काम किया जा रहा है। वो हुँ। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर बच्चे का अपना अधिकार है, अपना मौलिक अधिकार है अपने परिवार के साथ रहने का, अपनी मर्ज़ी से जीने का। इसलिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बच्चे से बातचीत के आधार पे उसके बेस्ट इंटरेस्ट में जो निर्णय लेगी, उस पर हम सभी को रिलाय करना है। हुँ, हुँ। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से मेरी खास तौर पे ये विनती है कि वो डाटा इकट्ठा ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पास अगर कोई सूचना आती है, तो वो केवल उस सूचना को अथॉरिटीज़ तक पहुँचाएँ। दूसरी हुँ। बात, बच्चों को इंस्टीट्यूशनल केयर में धकाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। बच्चे जहाँ जैसे सीडब्ल्यूसी ऑर्डर करती है, वहाँ मदद पहुँचाइए। आप हुँ, सोशल हुँ। इन्वेस्टिगेशन बनाने में मदद पहुँचाइए, इंडिविजुअल केयर प्लान बनाने में मदद पहुँचाइए। लेकिन हुँ। जो कानून ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम के अंदर रहने का काम करने का सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। ये मेरा सभी से निवेदन है। बिल्कुल। और इस बीच क्योंकि हम देखें दीपक सर, तो गोद लेने की भी बात लगातार क्योंकि आ रही है कि ऐसे बच्चों को गोद लेने की ज़रूरत भी हो सकती है और कई लोग इसके लिए आगे भी आ सकते हैं। मैं समझना चाहूँगी इस पहलू को भी कि मान लीजिए कई लोग हैं ऐसे परिवार में जिन्होंने आपस में जो जानने वाले हैं, उन्हें पता है कि इनके मौसा, मौसी, ताऊ, चाचा, कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है, उन्होंने उस बच्चे को या बच्ची को अपने पास रख लिया है। कोई ऐसी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। ये कितना भारी पड़ सकता है और किस तरह का नुकसान पहुँचा सकता है? इसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन करना कितना ज़रूरी है? जैसे कि प्रियांक जी भी बता रहे थे, हाँ। हमारा उद्देश्य हमेशा रहता है कि बच्चे का रिहैबिलिटेशन नॉन इंस्टीट्यूशनल तरीके से हो तो बेहतर है। परिवार में हमेशा हुँ। बच्चा बेहतर पलता है। तो जी। अगर कोई फैमिली, अगर क्लोज फैमिली है, उनके साथ बच्चा रह रहा है, तो वो एक तरह से बेहतर है। अब इसमें भी 2 तरीका हो सकता है। एक तो एडॉप्शन होता है, जिसमें अगर मामा, चाचा या कोई हैं, उनको लीगली भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और जुवेनाइल जी। जस्टिस एक्ट में रिलेटिव एडॉप्शन का भी प्रावधान है, वो सिंपलर भी है। तो हुँ, अगर हुँ। चाहें बच्चों को, ये अपने जो पैटर्नल, मैटरनल, अंकल, आंट या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो उसको अडॉप्शन कर सकते हैं जेजे एक्ट के तहत। हुँ, वो हुँ। उसमें 18 में रजिस्ट्रेशन होता है और उसकी प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। तो एक तो हुँ, उससे लीगलाइज हो सकता है। दूसरा है कि अगर वो उसका अभिभावक जो है केयर करना चाहते हैं सिर्फ, और एडॉप्शन नहीं करना चाहते हैं, ये ऑप्शन भी होता है, वो भी हुँ, हुँ। रख सकते हैं गार्डियनशिप में। और अगर कोई वीक है फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली, और वो बिना एडॉप्शन का भी बट फैमिली मेंबर है, तो दूसरे प्रोग्राम भी हैं, जैसे कि फॉस्टर केयर होता है, स्पॉन्सरशिप होता है,
ये भी भारत सरकार के ऐसे एडॉप्शन के अलावा प्रोग्राम्स हैं जिसमें बच्चे को फैमिली में रख के आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये भी एक तरीका है ऐसे बच्चों का देखभाल करने के लिए एडॉप्शन के अलावा। बट रिलेटिव एडॉप्शन जैसा आप पूछ रहे थे वो किया जा सकता है जे एक्ट के तहत, वो भी कारक के थ्रू ही होती है। बिल्कुल। और इसके अलावा प्रियांक सर, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर काम करने की कोशिश इस दौरान की जा रही है। जैसे हम जानते हैं कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट को लेकर लोगों की मानसिक, जो बच्चे हैं खासतौर से, उनकी मानसिक स्थिति ठीक रहे, उनसे लगातार बातचीत हो, वो माहौल भी उनके आसपास ठीक बना रहे, इसके लिए भी काफी कोशिशें की जा रही हैं। तो थोड़ा अगर आप मुझे बता पाएं कि क्या कुछ हो रहा है इसके लिए। देखिए, आयोग ने एक टेली काउंसलिंग प्लेटफॉर्म ऐसे बच्चों के लिए शुरू किया है। भले ही उनने परिवार के किसी सदस्य को खोया हो, अथवा वो आइसोलेशन में हो, अथवा पेरेंट्स आइसोलेशन में हैं, बच्चे अकेले रह गए, वे सभी बच्चे एनसीपीसीआर के संवेदना प्लेटफॉर्म, जो हमारा एक टेली काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर मदद ले सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। और ये जो टेली काउंसलिंग फैसिलिटी है, ये एक टोल फ्री नंबर के माध्यम से बच्चों के लिए उपलब्ध है। मैं टोल फ्री नंबर एक बार आपके माध्यम से यहाँ पे बताना भी चाहूंगा। 1800 1800 121212830 ये संवेदना का टोल फ्री नंबर है। बच्चे इस पर फोन कर, जहाँ कहीं कोई अवेलेबल नहीं है वहाँ पे हम लोगों ने ये काउंसलिंग प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है। इसके अलावा सभी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स भी अपने अपने स्तर पे बच्चों को मदद देने का काम कर रही हैं। और संवाद की कड़ी टूटे ना, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। हम सभी को बच्चों के साथ इस पर संवाद बना के रखना चाहिए, यही मेरी सभी से गुजारिश है। बिल्कुल, बिल्कुल। दीपक सर, जब हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है, तो हम जानते हैं इसमें लगातार सुधार करने की कोशिश भी हुई और बहुत मुश्किल माना जाता रहा है भारत में किसी भी बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया, क्योंकि तमाम इसके हम कहें अच्छे पहलू हैं तो तमाम बुरे पहलू भी हैं जो सामने आते रहे हैं अगर हम बहुत जल्दबाजी करते हैं तो। हाल में जिस तरह से डीएम को अधिकार दिए गए और बाल कल्याण समिति को लेकर अलग अलग स्तर पर हमने देखा क्वालिफिकेशन मिनिमम बनाने की बात हुई, बहुत सारी चीजें थी जिस पर हमने आपसे काफी पहले चर्चा भी की थी दीपक सर, जब ये इनकी चर्चा हो रही थी। क्या लगता है कि ये जो कदम है वो सिर्फ ना सिर्फ कोविड महामारी के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन्हें लेकर, बल्कि बाकी हम बच्चों के अधिकारों की बात करें, उन्हें अच्छा वातावरण और परिवार के माहौल की बात करें, तो कितना बड़ा ये सुधार हो सकता है, और दोनों ही तरफ से, बच्चे के लिए भी और जो लोग गोद लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये कितना बड़ा कदम अब साबित होगा, कितना आसान हुई है चीजें? देखिए, बच्चों की जहाँ तक रिहैबिलिटेशन केयर इसकी बात है, ये भारत सरकार पहले से ही यूएन का जो सीआरसी है उसको फॉलो करती है और हमारा लॉ जो है वो काफ़ी सुदृढ़ है। प्रॉब्लम हमें डिफिकल्टी आ रही थी इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेके। जो ऑन ग्राउंड जिला के स्तर पे जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ थे, उनकी कैपेबिलिटी, थोड़ी क्षमता उतनी अच्छी नहीं थी, उसको रोबस्ट करने की कोशिश की गई है। वहाँ जो अकाउंटेबिलिटी थी वो डीसीपीयू या जो लोअर स्टाफ था उससे थोड़ी सी अपलिफ्ट करके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ज़्यादा अकाउंटेबल और बनाया गया है। तीसरा, हम कोर्ट में काफ़ी हम लंबित देख रहे थे एडॉप्शन ऑर्डर, जिससे लोग अभिभावक थोड़े परेशान होते थे। और कोर्ट में प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जजेस जो हैं वो नॉन एडवर्सरियल केसेस में उतनी डिले हो जा रही थी। तो मेरी भी इंटरेक्शन सारे जुडिशियल एकेडमी में हुआ और उनसे भी इनपुट लेने के बाद हमने ये निर्णय किया उस समय मंत्रालय के समय कि इसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लेवल पे लाने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी, जिसको ये अभी किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से प्रक्रिया सुचारू रूप और थोड़ा सा सुचारू हो के लिए काफ़ी संस्थाएं हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट्स भी काफ़ी रजिस्टर्ड हैं एडॉप्शन के लिए। ये जो मशीनरी है जो ऑन ग्राउंड जो काम करती है उसको थोड़ा सा ऑयलिंग की ज़रूरत थी, जो मुझे लगता है कि अभी एक्ट के बदलाव से होगा, बेहतर होगा और हम बदलाव देखेंगे और सुधार देखेंगे। बिल्कुल। प्रियांक सर, आखिर में मैं चाहूंगी, आखिर में क्लोजिंग कमेंट्स आपके क्या होंगे? अलग अलग स्तर पर हम सरकारों को देख रहे हैं, अपने स्तर पर कोशिशें कर रही हैं, भोजन से लेकर पढ़ाई तक की खर्च उठाने की कोई राज्य सरकार बात कर रही है कि जो लोग जिन्होंने माता पिता को खोया है, कोई मासिक एक तरह से पेंशन देने की बात हो रही है। अलग अलग स्तर पर सरकारें अपने
स्तर पर प्रयास कर रही हैं, साथ ही आम लोगों को लेकर आपने बातें कही कि लोगों को किस तरह से आगे आना होगा, ये भी जरूरी है कि वो किस तरह से मदद करते हैं। तो आखिर में आगे की राह को लेकर आप क्या कहेंगे चलते चलते? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि बच्चों का पूरा जीवन एक निर्णय से प्रभावित हो सकता है। कोई भी निर्णय बच्चों पर थोपा ना जाए। बच्चों की भविष्य को लेकर जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। हो सकता है भावनाओं में आकर कोई स्कूल एडमिशन कराने लगे, कोई बच्चों को नई जगह बसाने लगे, ये सब नहीं करना चाहिए। हम पौधों एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह पनपाने में सफल नहीं हो पाते। ये बच्चे हैं, उनकी अपनी एक सोसाइटी है, अपना एक समाज है, वो जहाँ जैसे रहने चाहते हैं, उनके बारे में जब भी निर्णय लिए जाए तो उन पे कोई बात थोपी ना जाए, उनको उस पूरी चर्चा में शामिल किया जाए। ये मेरा सभी से एक निवेदन। बिल्कुल। और इसी के साथ समय यही पूरा हो रहा है। प्रियांक कानूनगो सर, दीपक कुमार सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ज़ाहिर तौर पर हम देखें तो कोरोना की चुनौती से लड़ाई के बीच जो अनाथ हो चुके बच्चे हैं, उनकी देखभाल की चुनौती अब हमारे सामने है, समाज के सामने है और उम्मीद है कि ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए काम और तेजी से हो। बच्चों को उनके परिवार और सामुदायिक वातावरण में रखने की कोशिश की जाए लगातार और स्थितियां और हालात उनके लिए हर तरह से समय के साथ बेहतर ही हो। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।